हेलो हेलो नमस्कार सभी लोग कैसे हैं। डीएलएड का जो सब्जेक्ट हम लोग पढ़ रहे हैं साइंस, उसको आज थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे। पहला लेक्चर में पहला चैप्टर मैंने पढ़ाया था पृथ्वी और आकाश। पृथ्वी और आकाश में शुरुआत हुई थी ब्रह्मांड से, ग्रहों की उत्पत्ति, ब्रह्मांड और आकाश की शुरुआत किस तरीके से हुई थी। अब आगे बढ़ेंगे कि कैसे सारे ग्रह बने। ये तो हमने बता दिया था पहले ही, सारे ग्रहों के बारे में जानकारी इस वाले लेक्चर में है। और इसमें अन्य आकाशीय पिंड कितने हो सकते हैं, छोटे छोटे, जो यहां पर हैं, जो घूम घूम के कभी कभी अर्थ के अंदर आ जाते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। और हम ये भी पढ़ेंगे कि जो भी अंतरिक्ष में अभियान भारत ने या दूसरे देशों ने भेजे हैं वो क्या क्या हैं, कौन से अन्य ग्रहों पर जीवन की संभावनाएं हैं। ये पहले चैप्टर का पृथ्वी और आकाश का सिलेबस था। तो सभी लोग पेन कॉपी लेके बैठ जाओ और जो कुछ बातें मैं बोल रहा हूं उसको सुनने के बाद लिख लेना, या फिर पूरा लेक्चर पूरा होने के बाद लिख लेना, ठीक है, अपने शब्दों में खुद से रिसर्च करके। क्योंकि इस वाले लेक्चर में मैंने चीजें बहुत ही छोटी लिखी हैं, बहुत ही कम शब्दों में लिखा है, मैं उसे समझाऊंगा। और हर चीज को, क्योंकि इतना सरल है लेकिन फिर भी कभी कभी चीजें जो हम इमेजिन नहीं कर पाते हैं तो वो कठिन हो जाता है, इसलिए पिक्चर के साथ पूरे यूट्यूब पे ऐसा डीएलएड का कोई भी सब्जेक्ट किसी ने पढ़ाया नहीं है। तो ये चैप्टर आज खत्म हो जाएगा। इसके पहले 2 लेक्चर डाल चुका हूं मैं। पहले वाले लेक्चर में लगभग शुरुआत हो गई है, सिलेबस भी उसी में है। दूसरे वाले में चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण पढ़ाना था, तो सूर्य ग्रहण का एक लेक्चर मैंने अपलोड कर दिया था, जो कि इसके बाद भी देखा जा सकता है। या फिर अगर ये लेक्चर पूरा देख लेते हो तो पहला चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाता है पहला चैप्टर। शुरुआत इसमें करेंगे सौरमंडल से, ठीक है। सौरमंडल, उसके सारे ग्रह, उन ग्रहों के बारे में थोड़ी थोड़ी बातें इतना पता होना चाहिए। तो सौरमंडल में, जैसे कि हम जानते हैं कि सौरमंडल में हमारे पास 8 ग्रह हैं। एक ग्रह था उसको हटा दिया गया, तो उसके बारे में नहीं पढ़ेंगे। एक दिन सारे लोग मिलके, एक पीछे यहां किनारे एक ग्रह था, तो उसको कहे कि आज से तुम ग्रह नहीं रहोगे। उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, उसका नाम था प्लूटो। तो और प्लूटो भी नाम हमने उसको दिया था। तो उसको कहा कि हम चाहे जैसे हैं हम वैसे हैं, तुम लोग अपना काम करो, अर्थ में बैठकर तुम नहीं डिसाइड करोगे कि हम कहां से जाएं कहां से नहीं जाएं, ठीक है। वो चलते चलते दूसरे ग्रह की कक्षा में घुस जाता था, तो सबने कहा कि, और वो 200-300-400 सालों में जाकर पूरा करता था एक चक्कर। तब तक कौन बैठ के देखे कि उसने चक्कर पूरा किया कि नहीं किया। वो दूसरे ग्रहों के रास्ते में घुस गया या फिर कहीं परेशान किसी को करने लगा, तो इस वजह से उसको 2008 में ही हटा दिया। हमारे पास बचे 8 ग्रह। अब 8 ग्रह हैं तो 8 ग्रह के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं। एक ग्रह अर्थ, जिसके पास एक चंद्रमा है, इतना तो हम जानते हैं। लेकिन क्या हम जानते हैं कि बुध ग्रह के पास, जो कि सूरज के सबसे नजदीक में एक ग्रह है, उसके पास कोई चंद्रमा है या नहीं है? नहीं है, कुछ नहीं है उसके पास। ये सबसे नजदीक है, सूरज के सबसे नजदीक है और सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। इसीलिए ये वाली पिक्चर मैंने लगाई थी कि बड़े बड़े जो इमेजेस हैं इसको हम देखकर ये पता लगा सकें कि ये जो ग्रह हैं, ये वाला जो पत्थर का एक इलाका है, एक रिंग बनी हुई है, इसे कहते हैं एस्टेरॉइड बेल्ट। बेल्ट यानी कि बेल्ट, ठीक है। मतलब एक, अब बेल्ट को कैसे समझाएं, रास्ता है और उस रास्ते में एक ही जगह एक फैले हुए हैं, ठीक है। यह है कुइपर बेल्ट, यह है एस्टेरॉइड बेल्ट, इसको बोलते हैं। इसके अंदर वाले ग्रहों को बोलते हैं आंतरिक ग्रह, और इसके बाहर वाले ग्रहों को बोलते हैं बाह्य ग्रह। तो आंतरिक ग्रह कितने हो गए हमारे? 4 हो गए। बाह्य ग्रह कितने हो गए? 4 हो गए। आंतरिक ग्रह में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। बाह्य ग्रह में जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, बृहस्पति, शनि, अरुण और
यम देख लेते हैं, क्योंकि उन ग्रहों का उतना जरूरत नहीं पड़ती है, तो अरुण वरुण में थोड़ा सा इधर उधर चला जाता हूं कभी कभी। अरुण यानी कि यूरेनस और वरुण यानी कि नेपच्यून। ओके, वो प्लूटो था यम, जिसको यम बोले थे उसको हटा दिया गया 2006 में, हटा दिया गया। बौना ग्रह, ड्वार्फ, वो बना दिया गया। चलो, तो हम लोग इस पर थे ना, थे मरकरी पर, जो कि सूरज के सबसे नजदीक है। सूरज के सबसे नजदीक होगा तो सबसे ज्यादा गर्म होगा। मरकरी सबसे ज्यादा गर्म नहीं, उसके बगल वाला शुक्र, शुक्र है सबसे गर्म ग्रह। इसके सतह का टेम्परेचर 462 डिग्री सेल्सियस। ये सूरज के पास का दूसरा ग्रह है। पहला ग्रह बुध है, उसके पीछे शुक्र है। तो बुध क्या हुआ, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह हुआ। दिन और रात, पृथ्वी पर 24 घंटे में दिन और रात होती है, जो बुध है ना वहां पर 59 दिन में दिन और रात होती है। वायुमंडल बहुत अत्यधिक पतला, पतला मतलब कैसा पतला, चाय जितना पतला, शहद जितना पतला नहीं, पतला ऐसा पतला जैसा कि जब हम माउंट एवरेस्ट पर धरती पर चढ़ाई करते हैं, धरती के ऊपर माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट के ऊपर हम चढ़ाई किए, ऊपर जाने के बाद हमें दम घुटने लगा, सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं आ रही है, चढ़ते चले जा रहे हैं। तो जैसे ही हमने अपना सिलेंडर में से निकाला, मास्क लगा लिया, तो हम सांस लेने लगे। अब वहां पर जो वायुमंडल में ऑक्सीजन की लेयर है बड़ी पतली है। उसी तरह से यहां पर भी वायुमंडल है, लेकिन बड़े ही निचले स्तर तक है, और उसमें जो हवा की मात्रा है, हवा तो है ही, लेकिन उसमें जो हाइड्रोजन और हीलियम और ऑक्सीजन है ना, उसकी बड़ी थोड़ी सी मात्रा है। और तापमान 427 डिग्री सेल्सियस इस पे रहता है। और सूरज के नजदीक है तो गर्म तो होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैंने कह दिया कि सूरज जो शुक्र है वो सबसे ज्यादा गर्म ग्रह है, तो उसी को मान लो और इसको ठंडा मान लो, नहीं। सूरज के नजदीक है तो गर्म होगा। इधर के साइड जिधर से रोशनी आ रही है, इधर बहुत ज्यादा गर्म होगा, 427 डिग्री सेल्सियस। और जो उसके पीछे वाली सतह है, जिस पे सूरज की रोशनी नहीं पड़ रही है, वहां पर टेम्परेचर माइनस में चला जाता है, -173 डिग्री सेल्सियस। -173 बहुत बहुत खतरनाक होता है, ठीक है। मतलब कि अगर हम अब धरती पे ही पोल साइड में चले जाएं तो वहां पे -70 तक जाते जाते तो ये होता है कि रशिया से ऊपर साइबेरिया और उसके ऊपर के इलाके में, आर्कटिक रीजन में या फिर अंटार्कटिक रीजन में चले जाएं तो इतना हमें टेम्परेचर मिल जाता है, -70 -80 तक। अब पानी ऐसे गिरा रहे हैं और रास्ते में ही पहुंचने से पहले ही जम जा रहा है, ये तो ठंडी है। -70 80 में ये हाल हो जा रहा है। 100 माइनस मतलब 0 के बाद तो पूरा जमने शुरू हो जाता है, माइनस में और जाओ तब क्या हालत होगी। और -173 डिग्री सेल्सियस, उसके पास कोई मून नहीं है, दिन और रात वहां पर हो रही है। दिन और रात कैसे होती है, ये ग्रह है, सूरज की रोशनी इधर से जाए तो इधर दिन हो गया, उसके पीछे के साइड रात हो गई। दूसरा ग्रह शुक्र है। शुक्र पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है, पृथ्वी से दिखाई भी देता है। जब आसमान साफ हो रात में तो एक चमकीला तारा दिखाई देगा, सबसे बड़ा सा मोटा सा, वो शुक्र है। पृथ्वी के बहुत नजदीक है, ये अर्थ है अपनी, और ये है शुक्र, वीनस, बहुत नजदीक है।
कार्बन डाइऑक्साइड से घना वायुमंडल है इसका, जो कि जिस वजह से होता क्या है कि अपने यहाँ जब बरसात के मौसम में बादल पूरा छा जाता है और बारिश नहीं हो रही होती है। बादल तो छाया है लेकिन बारिश नहीं हो रही है। कुछ देर बाद ऐसा होता है कि इतनी ज्यादा गर्मी इतनी ज्यादा गर्मी होने लगती है जितना कि बादल नहीं रहे और सूरज हमें गर्मी दे उसके लगभग बराबर। इतना परेशान कर देता है हमें यह गर्मी। ठीक है, बादल है इसका जरूरी मतलब ये नहीं है कि बारिश ही हो, ये गर्मी भी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की ये लेयर जब यहां पर फैल गई तो जो भी गर्मी, जो भी सूरज से निकली हुई गर्मी धरती तक गई है, वो गर्मी जब रिटर्न हो रही है तो इसको रिटर्न नहीं होने दे रहा है, रोक दे रहा है वहीं पर। तो गर्मी तो आ रही है लेकिन रिटर्न नहीं हो रही वायुमंडल में। इसी वजह, जैसे कि टिफिन में खाना रखो और टिफिन का ढक्कन बंद कर दो तो अंदर की गर्मी अंदर ही रह गई, ढक्कन खोल दो तो ठंडा तो हो जाएगा कम से कम। तो वही बात हो गई, इस वजह से इसका जो टेम्परेचर है ये बढ़ जाता है 462 डिग्री सेल्सियस। उस नजदीक वाले से ये ज्यादा गर्म हुआ कि नहीं हुआ? थोड़ा सा तो हुआ। वो कितना था? 427 डिग्री सेल्सियस। ये कितना है? 462 डिग्री सेल्सियस। अंतर कोई खास नहीं है, जलाएंगे दोनों ही। विशेषता क्या है कि अर्थ अर्थ कैसे कैसे रोटेशन करता है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? ये भी बड़ी कंफ्यूजन वाली चीज है। अर्थ, अगर हम अर्थ के बाहर चले जाएं तो दायां बायां ऊपर नीचे कुछ समझ नहीं आएगा कि उत्तर दिशा में कि दक्षिण दिशा में जाएं। तो ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ऐसा कुछ होता नहीं है। धरती जिधर घूम रही है उसको एक मान के कुछ ऐसा नाम दे दिए कि चलो इसको क्लॉकवाइज रख लेते हैं, और जो उसके उल्टी दिशा में घूम रहा है उसको एंटी क्लॉकवाइज बोल देते हैं। अब ग्रहों के मामले में हम क्या बताएं कि क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज? तो जिस दिशा में धरती घूम रही है, ऐसे ऐसे घूम रही है, तो शुक्र ऐसे ऐसे घूम रहा है। तो क्या है कि ये उल्टी दिशा में घूर्णन करता है और इसका जो दिन होता है वो रात से लंबा होता है। मीन्स क्या हुआ कि दिन और रात कैसे होते हैं? दिन और रात तब होते हैं जब सूरज की रोशनी जिस तरफ पड़ रही है वो दिन हुआ, और जिधर सूरज की रोशनी नहीं पड़ रही है वो रात हुई। धरती घूम रही है, दिन और रात हो रहा है। वीनस इस तरीके से घूमता है और इस तरीके से अपने अक्ष पर और सूरज के इर्द गिर्द उसकी इस तरह से रोटेशन होती है कि इसका दिन ज्यादा बड़ा नहीं, इसका दिन, हाँ सही में, कि दिन इसका ज्यादा बड़ा होता है और रात इसकी छोटी होती है। कैसे? अगर ये जानना है तो कमेंट में लिख देना कि मुझे ये भी जानना है कि आखिर ऐसा कैसे होता है शुक्र के बारे में। तो प्लैनेट विशेष कुछ एक्स्ट्रा जानकारी भी मैं बना दूंगा। अरे इस पे बड़ी रिसर्च हो रही है शुक्र पे। शुक्र पे कुछ ऐसे गैसेस पाई गई थी कि नासा इस पे अपने कुछ सैटेलाइट्स भेजा है कि उस तरह की गैसेस जहां पर जो जीव है ना उसके होने की वजह से ही उस तरह की गैसेस की उत्पत्ति होती है। तो शुक्र पर भी जीवन है क्या? एक तो मार्स के पीछे तो हम पड़े ही हुए हैं, सिर्फ इस वजह से कि उस पे पानी मिल गया था। पानी नहीं मिला था, उस पे बर्फ मिल गया था और बर्फ पानी के निशान मिल गए थे। शुक्र ग्रह के पीछे पड़ जाएंगे। अरे हमने और भी बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, यानी कि प्लैनेट्स के मून हैं, उस पर भी जीवन की संभावना करने के लिए हमने जो भेजा जाता है अंतरिक्ष में वो भेजा है। क्या भेजा जाता है कमेंट बॉक्स में बताना। जो स्पेस शटल में डाल के भेजा जाता है, आदमी भी जाते हैं कभी कभी,
स्पेस शटल में सबसे ऊपर होता है पेलोड, नीचे रॉकेट बूस्टर लगे हैं, ठीक है। और उसके बाद पूरा उसका फ्यूल है, उसके अंदर क्रायोजेनिक इंजन है सबसे नीचे, जो कि सॉलिड फ्यूल को लिक्विड फ्यूल में बदलता है। और इसके ऊपर पेलोड लगा होता है। पेलोड में कभी कभी इंसान को बैठा के भेज देते हैं, कभी कभी कुछ डालकर भेज देते हैं। वो क्या डालकर भेजते हैं जिससे कि हमारा संचार पूरा सिस्टम चलता है? कमेंट बॉक्स में बताओ। अब आए अपने घर अर्थ पर, तीसरा ग्रह सूरज से। तीसरा ग्रह जो हमारा है वो जीवन, जिस पर जीवन है वो धरती है अपनी। वायुमंडल, यहां पर वायुमंडल है, बताने की बात नहीं है। सांस ले सकते हैं, 100 किलोमीटर ऊपर तक जाकर भी सांस ले सकते हैं। हालांकि दिक्कत होगी, ऑक्सीजन की लेवल कम हो जाएगा, लेकिन ले सकते हैं ना सांस। भर भर के वायुमंडल है। क्यों वायुमंडल है, इसके बारे में भी बड़ी डिटेल में चर्चा की जा सकती है कि अर्थ है, अर्थ के बीच में कोर है, कोर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ है अर्थ के चारों तरफ, जिसकी वजह से कहीं तो नॉर्थ पोल बन रहा है, कहीं तो साउथ पोल बन रहा है। इसका मैग्नेटिक एक्सिस भी है। और वहां पर वायुमंडल इस वजह से टिका हुआ है। मंगल ग्रह का भी पे भी कभी वायुमंडल हुआ करता था, लेकिन उसका कोर इतना ठंडा हो गया कि अपने पास वायुमंडल को रोक कर नहीं रख पाया। बहुत सारी बातें हैं, अंतरिक्ष बड़ा रोचक है। तो अर्थ के बारे में, अर्थ अपना ब्लू प्लैनेट, नीला ग्रह, जिस पर जीवन है, जिस पर जीवन कैसे उत्पन्न हुआ, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। विशेषता क्या है कि अब इस ग्रह पे जीवन है, इससे बड़ी क्या विशेषता हो सकती है, और किसी ग्रह पे नहीं है। और कहने को तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जो जैसे गीजा का पिरामिड है वो इजिप्ट में है ना, बड़े बड़े पिरामिड, या फिर इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे जो स्ट्रक्चर हैं जो कि ऐसा लगता नहीं है कि इंसानों ने बनाए होंगे, जैसे कि अजंता एलोरा की जो गुफाएं हैं, या फिर वो शिव का मंदिर है जो कि पत्थरों को काट कर बनाया गया है। तो कुछ ऐसे रोचक भयानक जो चीजें हैं, कहा जाता है कि एलियन आए थे बना के चले गए। और कुछ तो ये भी कहते हैं कि हम लोग ही एलियन हैं, यहाँ के स्पेसीज को मारकर इंसानों ने ही इस पे कब्जा कर लिया। तो एलियन हम लोग हैं, लेकिन हम लोग आए कहां से? अपना ही प्लेनेट नहीं ढूंढ पा रहे हैं। तो या तो अपना प्लेनेट कह लो, या फिर अपने आप को यहीं का मान लो, दूसरे को एलियन कह लो। तो जो बाहर वाले हैं उनको एलियन बोला जाता है। तो यहां पर तो जीवन है, सबसे बड़ी विशेषता यही हुई। और इसके पास एक चंद्रमा है। फिर आते हैं चौथे ग्रह पे, हमारे इनर प्लेनेट, आंतरिक ग्रह का ये चौथा ग्रह है मार्स, जिसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। वायुमंडल इस पर भी नहीं है, मतलब कहा जाए बड़ा पतला है, सांस लेने लायक तो नहीं है, लेकिन है थोड़ा सा। और मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड ही है, ऑक्सीजन सब जगह नहीं उपलब्ध है, पानी हर जगह उपलब्ध नहीं है। पानी, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, इन सब की वजह से यहाँ पर जीवन संभव हो पाया। और वाटर, वाटर भी यहाँ धरती पे नहीं था। अंतरिक्ष में कहीं कोई, जब धरती बन रही थी तब इस अंतरिक्ष में बिग बैंग की वजह से फैले हुए बहुत सारे एटम्स आए, उनके कॉम्बिनेशन से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिले तो उनके मॉलिक्यूल बने, वाटर, वाटर का फॉर्मेशन शुरू हुआ। ज्वालामुखी ज्वालामुखी था सब जगह, ठंडा हो रहा था, बारिश हो रही थी। बारिश कैसी? एसिड रेन, मतलब सीधे हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है, H2SO4 ही गिर रहा है, HCl ही गिर रहा है लगातार, तेजाब गिर रहा है। फिर पृथ्वी ठंडी हो रही है, फिर ज्वालामुखी उत्पन्न हो रहे हैं, ऐसा सिलसिला चलता रहा। फिर कहीं कोई एक कोशिकीय जीव उत्पन्न होता है,
फिर उसका सेल डिवीजन होता है, फिर उसके बाद पानी का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, उसमें कुछ जीव पैदा होते हैं मछली जैसे, फिर वो जीव बाहर आते हैं। तो वैसे जीव जो कि सांप जैसे हो सकते हैं, वैसे जिनको पैर नहीं है, सरीसृप, फिर उनको पैर निकलने लगते हैं छोटे छोटे, जैसे कि छिपकली जैसे जीव, फिर वो और आगे बढ़ते हैं, आगे और भी क्रम चलेगा, ग्रहों को पूरा करते हैं। मंगल ग्रह, मंगल ग्रह पे वायुमंडल सबसे पतला है, कार्बन डाइऑक्साइड है उसमें। विशेषता क्या है कि यहां पानी जमने के सबूत मिले हैं, बताया था मैंने, पानी मिल गया पीछे पड़ गए, पानी जमने के, बर्फ मिला, पानी नहीं मिला, ठीक है। तो अब पानी है तो जीवन है, सामान्य सी बात है, मान लेंगे हम बिना सवाल के कि पानी है तो जीवन है। तापमान कैसा है? तापमान ठंडा है, -60 डिग्री सेल्सियस, जैसे अपने आर्कटिक और अंटार्कटिक वाले रीजन में है, वैसा ही 2 चंद्रमा है इसके पास। दोनों का नाम क्या है? फोबोस और डेमोस। अच्छा नाम है ना, फोबोस और डेमोस। यहां पर किसी का नाम रख दो फोमोस और डेमोस, दोनों दो भाई लोगों का, तो पता चले कि फोबोस और डेमोस आ रहे हैं कि कौन से राक्षस आ रहे हैं। ये है मार्स, मंगल ग्रह। अब आते हैं बाहरी प्लेनेट पे, बीच में एस्टेरॉइड बेल्ट आएगी, उसके बारे में बताएंगे हम बाद में। तो बाहरी प्लेनेट के बारे में, तो बाह्य प्लेनेट के बारे में हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। तब तक कमेंट में बताना कि इसमें कौन सी बातें अच्छी लगी, और कुछ जानकारी जो मुझसे छूट गई है उसके बारे में कितना बताना है, क्या बताना है, कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में बताना। और एग्जाम स्पेशल कोई वीडियो चाहिए तो उसके बारे में भी बताना। थैंक यू।